नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के मरीन ड्राइव से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस साल अगस्त महीने में दिल्ली के कैंट इलाके से 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया था। आरोपियों ने दलील दी थी कि बच्ची की मौत पानी लेने के दौरान वाटर कूलर से करंट लगने की वजह से हुई थी, लेकिन अब एफएसएल रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि बच्ची को गला घोंटकर मारा गया था। ये दिल्ली के कैंट इलाके का वही शमशान है जहां 9 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में शमशान के पुजारी और उसके 3 साथियों पर आरोप है। आरोप ये भी है कि अपना जुर्म छुपाने के लिए पुजारी ने बच्ची का जबरन अंतिम संस्कार करने की भी कोशिश की। बचाव में इन लोगों ने बच्ची को करंट लगने का दावा किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस की चार्जशीट कुछ और कहती है। इसके मुताबिक बच्ची की मौत करंट लगने से नहीं हुई, बच्ची की मौत दम घुटने से हुई थी। आरोपी राधेश्याम ने बलात्कार करते वक्त बच्ची का मुंह दबा रखा था। आरोपी पुजारी राधेश्याम ने पहले भी बच्ची का यौन शोषण किया था। वो पॉर्न देखने का शौकीन था और बच्ची को पॉर्न दिखाकर भी उसने ये हरकत की थी। आरोपी ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रेप के समय आरोपी कुलदीप ने बच्ची का हाथ पकड़ रखा था और पुजारी राधेश्याम ने बच्ची का मुंह दबा रखा था, इतनी जोर से कि उसकी जान निकल गई। ये साबित हो गया है कि बच्ची के साथ रेप हुआ था और उसकी हत्या की गई। तो मुझे विश्वास है कि माननीय न्यायालय अब इसमें कठोर सजा जो है ना दिलाने का प्रयास करें। आरोपियों ने पीड़िता की मां को डरा दिया कि अगर पुलिस को बताओगी तो शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसमें बच्ची के कई अंग निकाल लिए जाएंगे। पुलिस ने 9 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी। राधेश्याम समेत सभी आरोपी इस वक्त जेल में हैं। इस पूरे मामले में भी शुरुआत में पुलिस ने लीपापोती करने की कोशिश की थी, लेकिन जब बाद में भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने धरना दिया और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने दबाव बनाया, तो उसके बाद SC/ST एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं और जो धाराएं हैं सख्त इसमें लगाई गई और पूरा मामला क्राइम ब्रांच को दिया गया था। तो चार्जशीट फाइल हुई है। तो अब दूध का दूध पानी का पानी है कि बच्ची की मौत करंट लगने से नहीं हुई थी, बच्ची का दम घोट दिया था आरोपी ने उसका बलात्कार करते वक्त। सहयोगी सुशील राठी के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को आज प्रयागराज में बागंबरी मठ के अंदर भू समाधि दे दी गई। इसके पहले उनके पार्थिव शरीर की यात्रा संगम तट पर हुई, जहां उन्हें तीनों नदियों के जल से स्नान कराया गया और मठ के अंदर भू समाधि दी गई। महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा बागंबरी मठ से संगम की तरफ चली। जिस ट्रक पे उनका पार्थिव शरीर रखा गया था उसे पीले नारंगी गेंदे के फूलों और हरी पत्तियों की लड़ियों से सजाया गया था। उन्हें अंतिम विदाई देने साधु संतों और आम लोगों के अलावा डेप्यूटी CM केशव मौर्य और कई दूसरे राजनेता पहुंचे। रथ के आगे ढोल नगाड़े उनके ब्रह्मलीन होने की प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। ओम साक्षात ब्रह्म है। सन्यासी जो है ओम परमात्मा का जप करता है, इसलिए जो शरीर पंचभूत शरीर शांत हुई है वह गुरु के चरणों में जाकर के, भगवान के चरणों में जाकर के स्थापित हो गई है, अर्थात शिव धाम को प्राप्त कर ली है। महंत नरेंद्र गिरी सोमवार को अपने बागंबरी मठ में रहस्यमयी हालात में मरे मिले थे। उनके शिष्यों का कहना था कि दोपहर के भोजन के बाद वो आराम करने गए, लेकिन बाहर नहीं निकले। दरवाज़ा खटखटाने पे जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तब लोगों की चिंताएं बढ़ीं। कमरा खटखटाया गया, उसका जवाब नहीं मिला। उसके बाद लोगों ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और उनके शिष्यों का कहना है कि वो यहाँ पे पंखे से लटकते हुए उन्होंने देखा। उनको लगा कि शायद जिंदा हो जान बचाई जा सकती है, तो उन्होंने नीचे उतारा और जब उन्हें लगा कि उनका देहावसान हो गया है तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। महंत की अंतिम यात्रा में संगम पे भी उनके भक्तों की भीड़ थी। यहाँ तमाम साधु संतों ने उन्हें संगम के जल से स्नान कराया। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर संगम किनारे बड़े हनुमान जी के मंदिर ले जाया गया, जिस मंदिर का वे वर्षों से संचालन कर रहे थे। मंदिर से उनकी अंतिम यात्रा मठ पहुंची, जहां उन्हें उनके गुरु की समाधि के बगल में भू समाधि दी गई। इसके लिए धार्मिक रस्में बहुत देर तक चली। जो यजुर्वेद के मंत्र 16 मंत्र हैं, उनसे समाधि के पूज्य संत की पूजा होती है। उनका स्नान होता है, बंदन होता है, अर्चन होता है, दुग्ध स्नान होता है, गंगा जल से, पंचामृत से, इत्र से, तमाम प्रकार के षोडशोपचार से उनका पूजन करते हैं। और उन्हें जिस जैसे मूर्ति स्थापना के पहले हम मूर्ति की पूजा करते हैं, ऐसे समाधि में जाने के पहले पूज्य संत की पंचभौतिक शरीर की पूजा करते हैं। महंत नरेंद्र गिरी अब इस दुनिया में नहीं रहे,
लेकिन उनकी मौत बहुत सारे सवाल छोड़ गई है, जिसके जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। प्रयागराज में नितिन गुप्ता और राजेश के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम तरीके से टीकाकरण अभियान के साथ मनाया गया और दावा हुआ कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस दिन टीके लगे। कोरोना के खिलाफ जंग में ये बड़ी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन मृतकों को भी अगर टीका लगने का प्रमाण पत्र जारी हो जाए तब इस रिकॉर्ड पर सवाल खड़े होते हैं। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा में आशुतोष शर्मा मोबाइल में अपनी मां की यादों को सहेजते हैं, लेकिन इसी मोबाइल पर आए एक मैसेज और सर्टिफिकेट ने जैसे उस दर्द को और बढ़ा दिया। उनकी मां विद्या शर्मा को 8 मार्च को पहला डोज लगा, जून में दूसरा डोज लगना था, लेकिन 1 मई 2021 को कोरोना से ही उनका निधन हो गया। मौत के 4 महीने बाद 17 सितंबर को मोबाइल पर मैसेज आया कि नगरपालिका टाउन हॉल में उन्हें टीके का दूसरा डोज लग गया। वेबसाइट में आशुतोष को मां के नाम का सर्टिफिकेट भी मिल गया। रात में मेरे पास एक मैसेज आता है 8:02 पर मेरे मोबाइल पर कि मेरी मम्मी का जो है टीकाकरण किया गया, 2nd डोज उसमें सक्सेसफुली लगाया गया है। जब मैंने लिंक पे जाके उसको देखा और तो सर्टिफिकेट मेरा डाउनलोड होता है मम्मी के नाम से कि 17 सितंबर के दिन जो है मम्मी का टाउन हॉल वार्ड नंबर 4 आगर में जो है उनको टीकाकरण लगाया गया। जब मम्मी इस दुनिया में ही नहीं है और उनको टीकाकरण किया गया, पता नहीं उन्होंने टीका किसको लगाया और क्या चल रहा है। तो क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों को लेके आप? मुझे लगता है अधिकारियों पे बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है टीकाकरण के नंबर्स बढ़ाने के लिए और इस तरह से फिर उनको फर्जीवाड़ा करने पे वो मजबूर होना पड़ रहा है। आगर की ही छावनी इलाके में रहने वाली 26 साल की पिंकी वर्मा ने 8 जून को पहला डोज लगवाया। दूसरा डोज लगना है, लेकिन उन्हें भी 17 सितंबर को मैसेज आ गया कि उन्हें टीका लग गया, वो भी राजस्थान में झालावाड़ जिले के टीकाकरण केंद्र पर। मुझे वैक्सीन की पहली डोज 8 जून को लगी थी और दूसरी डोज 84 दिन के बाद 7 सितंबर को लगने वाली थी। तो मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी बीच में, तो मैंने दूसरी डोज नहीं लगवाई। और कल अचानक मेरे पास मैसेज आया तो मैं उसको देख के चौंक गई कि जब मैंने दूसरी डोज लगवाई नहीं तो मेरे पास मैसेज कहाँ से आएगा कि आपको दोनों वैक्सीन लग चुकी है। भोपाल की रहने वाली 54 साल की लीला सुतार को 25 मार्च को पहला टीका लगा, फिर वो कोरोना संक्रमित हो गई, दूसरा डोज लग नहीं पाया, लेकिन 17 सितंबर को उन्हें भी टीके के दूसरे डोज का मैसेज आ गया। मैंने अभी वैक्सीन नहीं लगाया, दूसरा वैक्सीन नहीं लगाया, फिर भी मेरा मैसेज आ गया है कि आप वैक्सीन लगा चुके हैं। अब मैं कहीं बाहर गई तो मुझे तो परेशानी आएगी, अब मैं क्या करूँ बता। मध्य प्रदेश में 5,86,58,290 टीके के डोज लग चुके हैं, यानी लगभग 84% आबादी को टीके की एक डोज मिल गई है। लेकिन लगभग 52 लाख लोगों को जिन्हें दूसरा डोज लगना है उन्हें भी डोज का इंतजार है। भोपाल में 5,000 ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दोनों डोज लगने के बाद सर्टिफिकेट नहीं मिला है। लोगों का आरोप है ये आंकड़े बढ़ाने का खेल है। सरकार कह रही है छोटी सी दिक्कत। कौन सा मामला है, एक आध जगह का कहीं कोई मामला होगा तो उसकी जांच की जाएगी। कहीं हो सकता है लिपि की त्रुटि हुई हो या इस तरह की, पर अमूमन कहीं कोई दिक्कत ऐसी समझ में नहीं आई है, ना ही कोई ऐसे मामले आए। पर उसके बाद भी यदि कहीं इस तरह की दिक्कत होगी तो उसका निदान किया जाएगा। अब वैसे 27 सितंबर को महाअभियान की तैयारी है। लक्ष्य है उस दिन राज्य की पूरी आबादी को पहला डोज लगा दिया जाए। शुक्रवार को ही देश में टीकाकरण के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2.5 करोड़ टीके लगाने का दावा किया गया। मध्य प्रदेश जो कुछ महीनों पहले टीकाकरण में 7वें नंबर पर था, उसने भी दावा किया कि अब वो दूसरे स्थान पर है। लेकिन जून में ही हमने खबर दिखाई थी कि कैसे 13 साल के बच्चे को बगैर टीका लगवाए टीकाकरण का सर्टिफिकेट मिल गया और अब एक मृतक के नाम पर टीकाकरण का सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, जो खुद बताता है कि ये आंकड़े कैसे हासिल किए गए होंगे। आगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। मैसूर के पास एक मंदिर को प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया था और भी कई धार्मिक स्थान इस मुहिम की जद में आने वाले थे, लेकिन लोगों की नाराजगी को देखते हुए बम्बई सरकार ने आनन फानन में धार्मिक स्थान संरक्षण बिल विधानसभा में पेश किया और पास करवाया। अब नए कायदे कानून से तय होगा कि किस धार्मिक स्थान को तोड़ना है, किसे नहीं। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। मैसूर के नंजनगुड़ में अवैध ढंग से बना एक मंदिर गिराने का विवाद इतना बड़ा हो गया कि राज्य सरकार को कानून बनाने की नौबत आ गई।
दरअसल 2009 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक यह कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी सांसद सहित संघ परिवार अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गया। इसके बाद आनंद फानंद में बसवराज बोम्मई सरकार धार्मिक स्थल संरक्षण कानून लेकर आई। इस कानून के तहत 2009 से पहले बने धार्मिक स्थल तोड़े नहीं जाएंगे। अवैध निर्माण की परिभाषा नए सिरे से तय की जाएगी। इसी हिसाब से तय होगा कि कौन से धार्मिक स्थल रहेंगे और कौन से तोड़े जाएंगे। आगे से सरकारी जमीन पर ऐसे किसी निर्माण को मंजूर नहीं किया जाएगा। ये कानून हम धार्मिक जगहों को बचाने के लिए लाए हैं, उन्हें नियमित करने के लिए नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उनमें से कितनों को संरक्षित करना है और कितनों को तोड़ना है। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हिंदुओं की भावनाओं से खेल रही है। बीजेपी ने हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। वे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हिंदुओं का भरोसा बीजेपी से उठ गया है और अपना चेहरा छुपाने के लिए अब ये कानून लेकर आए हैं। भारत जैसे धार्मिक तौर पर संवेदनशील देश में मंदिर मस्जिद के मसले बड़े तूफान उठाते रहे हैं। देखना जरूरी यह है कि न तो आम लोगों की भावनाएं आहत हो और न ही संविधान की। उम्मीद की जाती है कि कर्नाटक सरकार का नया कानून दोनों ही अपेक्षाओं पर खड़ा उतरेगा। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार और गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गोदावरी नदी। नेशनल डिफेंस एकेडमी का दरवाजा लड़कियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले ही खोल दिया है। सरकार चाहती थी कि पहली बार ही प्रवेश परीक्षा में 2022 में बैठें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसी साल से उनको ये इजाजत मिलनी चाहिए। इस फैसले ने लड़कियों का मनोबल बढ़ाया है। मुंबई की वत्सला मिश्रा ने 12वीं की परीक्षा 95% अंकों से पास की। पिता फौज में रहे हैं। अब उसे लग रहा है कि उस जैसी तमाम लड़कियां अब एनडीए की परीक्षा दे पाएंगी। मेरे पिताजी भी एक आर्मी अफसर रह चुके हैं और मैं हमेशा ये सोचती थी कि क्यों हम लड़कियों को एक ग्रेजुएट होने का इंतजार करना पड़ता है ताकि हम फौज ज्वाइन कर सके, जबकि हमारी उम्र के 12वीं कक्षा पास लड़के सीधा एनडीए में दाखिल हो सकते हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से बहुत खुश हूँ कि अब मेरी उम्र की सारी 12वीं कक्षा पास लड़कियां भी इस साल एनडीए का एग्जाम दे सकती हैं। ऐसे ही दिल्ली में डीयू से ग्रेजुएशन कर चुकी कृति सिन्हा को अपने कैरियर के लिए एक नया विकल्प खुलता लग रहा है। ये एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि आजकल के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती। अब लड़कियों को अपना आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाने का सपना पूरा करने के लिए ज्यादा नहीं रुकना पड़ेगा। वो सीधा 12th के बाद अपने इस करियर पाथ को बहुत आसानी से चुन सकती हैं। इससे वो और आत्मनिर्भर बनेंगी और उनको अपने देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। इससे हमें ये भी दिखता है कि हम एक इक्वल सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। वत्सला और कृति की उम्मीदों को सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने नई राह दिखाई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए आदेश दिया कि महिला उम्मीदवारों को इसी साल नवंबर में होने वाली एनडीए की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा के बाद कोई समस्या आती है तो सरकार कोर्ट को सूचित करे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए का जो मैटर चल रहा है उसकी सुनवाई के दौरान ये कहा कि इसी साल से ही महिलाओं की एंट्री जो है वो 14 नवंबर को जो एग्ज़ाम है उसके लिए उन्होंने निर्देश दिया यूपीएससी को और मिनिस्ट्री को वो इसी साल से महिलाओं की एंट्री जो है एनडीए में करें। एनडीए के जरिए अब महिलाएं तीनों डिफेंस फोर्सेस में 12वीं पास करने के बाद सीधे जा सकेंगी। उनको परमानेंट कमीशन भी मिल सकेगा। पहले सेना में महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ही चुना जाता था। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेना में अधिक महिलाओं के शामिल होने का रास्ता
साफ हो सकेगा। वैसे सेना में अभी भी सैकड़ों महिलाएं हैं जो अस्थायी कमीशन के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। ये फैसला दरअसल सोच को बदलने वाला भी फैसला है। नई दिल्ली में आशीष भार्गव के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र के नासिक में बारिश से बुरा हाल है। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ये नासिक में बह रही गोदावरी नदी है। लगातार बारिश की वजह से अब ये खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहाँ कई इलाकों में पानी भर गया है। लोगों को लगातार बारिश से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के मरीन ड्राइव से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।